आंसर। आज मैं आपके साथ इनकम टैक्स की एक दूसरी टॉपिक डिस्कस करता हूँ। पिछला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं ये मैंने आपको बताया था। अब अगर हमें एक पर्सन की इनकम कैलकुलेट करनी है, इनकम का मतलब उसकी हमें ये पता लगाना है कि अगर वो रेजिडेंट के हिसाब से उसकी इनकम क्या होगी, तो उसके लिए हमें क्या रूल्स या क्या प्रोविजंस हमें याद रखने हैं, क्या उसके लिए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस आज कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम टैक्स लायबिलिटी एक पर्सन की कैलकुलेट करेंगे। इंसिडेंस ऑफ टैक्स के नाम से भी हम लोग उसे जानते हैं। तो कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उन पॉइंट के बेसिस पर जनरली हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक पर्सन अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा तो क्या सिचुएशन होगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा तो क्या सिचुएशन होगी, और नॉन रेजिडेंट होगा तो क्या सिचुएशन होगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स का जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, इनकम टैक्स का सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर, आपको एक लेक्चर में आपको दे चुका हूं उसका। इनकम टैक्स जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब सर आप लोग कहेंगे कि सर तो पहले ही शुरुआत करने से पहले ही कह रहे हैं कि सर डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का मतलब कि आपको इसके अंदर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। प्रैक्टिस आप रेगुलरली इसकी करते रहेंगे, प्रोविजंस को आप थॉरोली आप देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तब तो आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। अदरवाइज इसमें से मिस आउट हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जिसमें आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों का को याद रखना है। अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं और उससे हम सॉल्व याद रख लेते हैं चीज़ों को। थ्योरी होता है तो थ्योरी को हम याद कर लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को विदाउट थ्योरी सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो आपको थ्योरी भी फोकस करनी है, इसमें थ्योरी को भी याद रखना है और न्यूमेरिकल्स तो फिर होंगे ही होंगे उसके बेस पर। तो मैं वही एस्पेक्ट आपके साथ बता रहा हूँ आज कि इनकम के लिए क्या सिचुएशन है हमारे सामने। तो मैं इसका पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने तीन उसमें वो बताई थी आपको कि एक पर्सन जो है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। एक पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है। एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। तो किस सिचुएशन में किस पर्सन के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम टैक्स फ्री होगी, उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर कुछ ब्रीफ में चीजें बता रहा हूँ। इनको आप याद रखिएगा कि किस तरीके से। जैसे सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं इनकम रिसीव इन इंडिया वेदर accrued or arising in India or outside India. Income received in India whether accrued or arising in India or outside India. कोई भी ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई है, जो इंडिया में रिसीव हुई है, वो इनकम चाहे कहीं पर भी कमाई गई हो, वो इनकम आपने कहीं पर भी अर्न की हो। एक्रूड का मतलब ड्यू हुई है और एराइज का मतलब जनरेट हुई है। तो कहीं भी एक्रूड हुई हो या जनरेट हुई हो, अगर वो इनकम आपको इंडिया में रिसीव हो रही है तो वो इनकम टैक्सेबल होगी हर पर्सन के लिए, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। टैक्सेबल फॉर ऑल, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, वो टैक्सेबल होगी। दूसरी सिचुएशन हमारे सामने दूसरा पॉइंट होता है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया whether accrued or arising in India or outside India. तो दूसरा पॉइंट है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया whether accrued or arising in India or outside India. डीम्ड टू बी रिसीव, पहला वर्ड था रिसीव, पहले पॉइंट में था रिसीव का मतलब पैसा मिल गया, पैसा जो है वो इंडिया में रिसीव हुआ।
और डीम्ड टू बी रिसीव, इंडिया में रिसीव मान लिया गया है। डीम्ड का मतलब होता है एज्यूम कर लेना, डीम्ड टू बी रिसीव मतलब ये माना गया कि ये पैसा इंडिया में रिसीव होगा। तो कोई भी ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई है तो टैक्सेबल सबके लिए, और उसे इंडिया में रिसीव मान लिया गया है तब भी वो टैक्सेबल होगी फॉर ऑल, टैक्सेबल फॉर ऑल। मतलब कहने का ये कि वो चाहे कहीं पर भी कमाई गई हो, चाहे कहीं पर भी जनरेट हुई हो, वो इनकम टैक्सेबल होगी सबके लिए। तीसरा जो पॉइंट हमारा होता है वो होता है इनकम एक्रूड और अराइजिंग इन इंडिया, इनकम एक्रूड और अराइजिंग इन इंडिया वेदर रिसीव इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। थोड़ा सा उल्टा कर दिया उस वाले पॉइंट का, इनकम एक्रूड और अराइजिंग इन इंडिया, कोई भी ऐसी इनकम जो इंडिया में एक्रूड और इंडिया में अराइज मान ली गई है, मतलब इंडिया में जनरेट हुई है, इंडिया में ड्यू हुई है, तो वो चाहे कहीं भी रिसीव हो, इंडिया में रिसीव हो या इंडिया के बाहर रिसीव हो, वो टैक्सेबल होगी हर पर्सन के लिए, टैक्सेबल फॉर ऑल, टैक्सेबल फॉर ऑल। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा इनकम एक्रूड और इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड, इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड, एक्रूड और अराइजिंग, एक्रूड और अराइजिंग इन इंडिया वेदर रिसीव इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। कोई भी ऐसी इनकम जैसे इंडिया में एक्रूड मान लिया गया है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड है, इंडिया में अराइज मान लिया गया है, ये मान लिया गया है कि वो इंडिया में ड्यू होगी या इंडिया में जनरेट होगी, तो वो इनकम चाहे कहीं भी रिसीव हो वो टैक्सेबल होगी सबके लिए, टैक्सेबल फॉर ऑल, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। तो ये 4 पॉइंट हुए। इन 4 पॉइंट का ओवरऑल कंक्लूजन ये कह सकते हैं हम कि इनकम 3 वर्ड है, रिसीव, एक्रूड और अराइजिंग, ये 3 वर्ड है इन इंडिया। कोई भी इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई हो, इंडिया में एक्रूड हो, इंडिया में अराइज हो, तो ये मान लीजिए आप कि वो इनकम टैक्सेबल है, सबके लिए टैक्सेबल है, इंडिया में रिसीव हो, एक्रूड हो, अराइज हो, या डीम्ड टू बी रिसीव हो, डीम्ड टू बी एक्रूड हो, या डीम्ड टू बी अराइज हो। इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, डीम्ड टू बी रिसीव, डीम्ड टू बी एक्रूड और डीम्ड टू बी अराइज। तो कोई भी इनकम जो इंडिया में रिसीव हो या डीम्ड टू बी रिसीव हो, कोई भी इनकम जो इंडिया में एक्रूड हो या डीम्ड टू बी एक्रूड हो, कोई भी इनकम जो इंडिया में अराइज हो या डीम्ड टू बी अराइज हो, तो वो इनकम टैक्सेबल होगी हर पर्सन के लिए। ये 4 पॉइंट इसके ये हुए। इसके बाद हम आते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस, है ना, बिजनेस और प्रोफेशन। अगला पॉइंट है ये हमारा 5th पॉइंट, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कोई भी ऐसी इनकम जो किसी बिजनेस से हो रही है, किसी प्रोफेशन से हो रही है, तो उसमें हमारे सामने 2 सिचुएशन होंगी, बिजनेस इन इंडिया
बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है या बिजनेस और प्रोफेशन जो है वो इंडिया के बाहर सेटअप है। तो इंडिया में अगर सेटअप है तो फिर इसमें दो सिचुएशन, और इसमें भी हम दो सिचुएशन कर देते हैं। कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। बिजनेस जो इंडिया में है वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल है या फिर इंडिया के बाहर से कंट्रोल है, क्योंकि बिजनेस इंडिया में चल रहा है लेकिन उसका कंट्रोल जो है वो बाहर से है। या ये हो सकता है बिजनेस इंडिया में और कंट्रोल भी उसका इंडिया से हो। बॉम्बे में बिजनेस चल रहा है, उसका कंट्रोल भी बॉम्बे से ही हो रहा है, या प्रोफेशन बॉम्बे में है, उसका कंट्रोल भी बॉम्बे से ही है। कंट्रोल से मतलब हमारा यहाँ पर होता है कि उसका मैनेजमेंट और अफेयर्स, यानी कि उसकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो जो, या दूसरे वर्ड्स में उसे हम कह सकते हैं जनरल लैंग्वेज में कि उसका हेड ऑफिस जो सिचुएटेड है, जो वो इंडिया में है, तो वो कंट्रोल या सेटअप इंडिया में हुआ है तो वो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया माना जाएगा। और बाहर अगर सिचुएटेड है उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल तो फिर उसे कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। तो इन दोनों में से कोई सी भी सिचुएशन हो, टैक्सेबल फॉर ऑल। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बिजनेस इंडिया में चल रहा है तो इस बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो बिजनेस कहाँ से कंट्रोल हो रहा है या वो प्रोफेशन कहाँ से कंट्रोल हो रहा है। तो वो प्रोफेशन हो या बिजनेस हो जो इंडिया में चल रहा है वो टैक्सेबल होगा सबके लिए। अब आते हैं हम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। बिजनेस या प्रोफेशन जो है वो हमारे इंडिया से बाहर है। बिजनेस और प्रोफेशन जो है वो बिजनेस है या कोई प्रोफेशन है वो इंडिया से बाहर सेट है। तो लेकिन सिचुएशन उसमें फिर दो बन जाती है कि अगर वो बिजनेस बाहर है और वो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, बिजनेस बाहर है और कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। बिजनेस बाहर है, प्रॉफिट या बिजनेस या प्रोफेशन बाहर सेट है लेकिन उसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। फॉर एग्जांपल के न्यूयॉर्क में हमारा बिजनेस चल रहा है लेकिन उसका जो हेड ऑफिस हमने बना रखा है उसका कंट्रोल जो है वो इंडिया से हो रहा है, तो वो ऑर्डिनरीली और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। अब अगर हम बात करें आउटसाइड इंडिया, अगर बिजनेस बाहर है और बिजनेस बाहर से ही कंट्रोल है, बिजनेस बाहर है और बाहर से ही कंट्रोल है, इनकम रिसीव इन इंडिया। अगर ऐसे बिजनेस की इनकम इंडिया में रिसीव हो जाती है, फिर मैंने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको। ऐसा बिजनेस जो बाहर चल रहा है उसका बाहर से ही कंट्रोल है लेकिन उसकी इनकम जो है वो इंडिया में रिसीव हो जाती है, तो टैक्सेबल फॉर ऑल। और ये इंडिया में रिसीव बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ होगा, रिसीव्ड इन इंडिया, तभी इंडिया में रिसीव मानी जाएगी। और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बाहर रिसीव हुई है मान लिया जाएगा। और इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया, तो वो सिर्फ ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल होगा, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। कहने का मतलब अगर बाहर से बिजनेस कंट्रोल हो रहा होगा तो फिर हम ये देखते हैं कि उसकी इनकम कहाँ रिसीव हुई। अगर इंडिया में रिसीव हुई इनकम तो सबके लिए टैक्सेबल, और इंडिया से बाहर रिसीव हुई तो फिर सिर्फ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। और क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि इनकम कहाँ रिसीव हुई, तो फिर वो सिर्फ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। ये माना जाएगा कि इनकम जो है वो बाहर ही रिसीव हुई क्योंकि बिजनेस जो है वो बाहर चल रहा है, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। तो ये बिजनेस वाली सिचुएशन हो गई। बिजनेस या प्रोफेशन के लिए हम ये पॉइंट फॉलो करेंगे, ठीक है। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम के बाद एक इनकम इसमें आती है एग्रीकल्चरल इनकम।
एग्रीकल्चर इनकम के भी दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट में बांट दे रहा हूं मैं थोड़ा सा समझने के लिए, इजी करने के लिए ये सब मैं कर रहा हूं यहाँ पे। एग्रीकल्चर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया, पहले इसको हम लोग इस तरीके से लेते हैं, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। एग्रीकल्चर इनकम हमारी इंडिया में हो रही है या फिर इंडिया के बाहर हो रही है, तो इंडिया में अगर हो रही है तो टैक्स फ्री होगी, नॉन टैक्सेबल, कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन आउटसाइड इंडिया अगर इनकम हो रही है तो फिर इसमें वही दो सिचुएशन अराइज होंगी हमारे सामने कि ये देखेंगे हम कि ये इनकम हमें इंडिया में रिसीव हो रही है, इंडिया से बाहर रिसीव हो रही है, ये इनकम हमें इंडिया में रिसीव है या इंडिया से बाहर रिसीव है। अगर रिसीव इन इंडिया है तो टैक्स फ्री, सॉरी टैक्सेबल फॉर ऑल, टैक्सेबल फॉर ऑल। अगर इंडिया में रिसीव हो रही है तो क्योंकि इंडिया में रिसीव हो तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग सबके लिए टैक्सेबल, और रिसीव आउटसाइड इंडिया है, रिसीव आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर रिसीव हो रही है तो सिर्फ ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडियन एग्रीकल्चर इनकम है तो बात ही खत्म, एग्जेम्प्ट होती है, वो टैक्सेबल नहीं होगी। इंडिया के बाहर अगर एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो या तो इंडिया में रिसीव होगी या इंडिया के बाहर रिसीव होगी। अगर इंडिया में रिसीव हो रही है तो सबके लिए टैक्सेबल, और इंडिया से बाहर रिसीव हो रही है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि इनकम कहाँ रिसीव हो रही है तो बाहर की इनकम को बाहर ही माना जाएगा, बाहर की इनकम को बाहर ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते आपके इंडिया में रिसीव हुई, इंडिया में रिसीव जब तक क्लियर लिखाना होगा इंडिया में रिसीव हुई तब तक आप उसे नहीं मान सकते। एग्रीकल्चर इनकम के बाद जो अगली हमारी इनकम आती है वो आती है डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम में भी फिर यही दो सिचुएशन हमारे सामने आती है। डिविडेंड पहली बात तो ये कहते किसे, कुछ स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन रहता है, वैसे तो कॉमर्स वाले बच्चे होंगे सब तो सबको पता होगा डिविडेंड किसे कहते हैं। कंपनी अपने प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट का शेयर प्रोवाइड कराती है या डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो प्रॉफिट शेयर जो होता है वो डिविडेंड कहलाता है। अब डिविडेंड जो है वो इंडियन कंपनी हो सकती है और फॉरेन कंपनी हो सकती है। भाई इंडियन कंपनी से भी आपने शेयर लिए हो सकते हैं और फॉरेन कंपनी के भी शेयर हो सकते हैं। अगर इंडियन कंपनी है तो उसका टैक्स फ्री होगा डिविडेंड, इंडियन कंपनी अगर है तो उसका डिविडेंड टैक्स फ्री होगा। लेकिन फॉरेन कंपनी अगर है तो उसमें फिर हमारे सामने वही दो सिचुएशन अराइज हो जाएंगी, रिसीव इन इंडिया और रिसीव आउटसाइड इंडिया, रिसीव इन इंडिया और रिसीव आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया में रिसीव है तो टैक्सेबल फॉर ऑल, टैक्सेबल फॉर ऑल, और इंडिया से बाहर रिसीव है तो सिर्फ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल, सिर्फ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल। ये हमारी डिविडेंड की इनकम हुई, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, आगे डिस्कस करते हैं। ये डिविडेंड की इनकम हो गई। तो डिविडेंड की इनकम के बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स इन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में अगर कोई भी गिफ्ट हमें अपने किसी रिलेटिव से रिसीव हो रहा है तो वो टैक्स फ्री होता है, टैक्स फ्री मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम
कोई भी पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम है, पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम का मतलब हुआ कि जो हमने पिछले सालों में बाहर कमाई है, पिछले सालों में इंडिया से बाहर हमने अर्न किया, तो वो पास्ट अनटैक्स इनकम हो गई, उसमें हमने इंडिया में तो टैक्स दिया नहीं उस इनकम पर। तो उस फॉरेन इनकम को अगर आप इंडिया में लेके आते हैं या इंडिया में आप भेजते हैं या इंडिया में भेज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप दुबई चले गए, दुबई में आप 3 साल रहे, 4 साल रहे, वहां पे आपने पैसा कमाया, इकट्ठा करते रहे, उसके बाद आपने वहां से अपने पेरेंट्स को भेज दिया तो वो रेमिटेड हो गया, या फिर आप अपने साथ लेके आए तो वो ब्रॉड हो गया, तो वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, नॉन टैक्सेबल होगी, नॉन टैक्सेबल। ठीक है ना। तो ये पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम की बात हुई। इसके अलावा अदर इनकम, तो अदर इनकम में दो ही सिचुएशन वही हमारी होती हैं, दो ही पार्ट में इसको भी मैं बांट लेता हूं, रिसीव इन इंडिया और रिसीव आउटसाइड इंडिया। इंडिया में रिसीव है तो टैक्सेबल सबके लिए, और बाहर रिसीव है तो सबके लिए, सिर्फ ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल। फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं मैं कि अगर ये मेंशन नहीं है कि इनकम जो है वो इंडिया में रिसीव हुई है तो उसे फॉरेन इनकम माना जाएगा, बाहर रिसीव मानी जाएगी। जैसे कि मैं ये कह दूं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल, तो अब ये नहीं लिख रहा उसमें कि वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इंडिया में रिसीव हुई, तो जब नेपाल में तो नेपाल में रिसीव माना जाएगा उसे, तो इस कैटेगरी में रखेंगे, सिर्फ ऑर्डिनरीली के लिए वो टैक्सेबल होगी। तो ये मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया कि कौन सी इनकम किस किस पर्सन के लिए टैक्सेबल होंगी और किसके लिए नॉन टैक्सेबल होंगी। वैसे इसकी एक टेबुलर प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने करूंगा, मैं अभी आपको इसके जब थ्योरेटिकल नोट्स को एक्सप्लेन करूंगा तो उस थ्योरेटिकल नोट्स में मैं आपको ये टेबल की फॉर्म में बता दूंगा कि कौन से पॉइंट, उससे आप अगर आपको इससे दिक्कत होती है तो आप उस टेबल को देख लीजिएगा एक बार और समझ लीजिएगा उससे। उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो मैं डिस्कस करूंगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस हम अदर पर्सन्स का कैसे डिसाइड करते हैं। इंडिविजुअल का मैंने सिर्फ बताया था आपको, उसके अलावा HUF, फर्म, AOP, ये सब चीज़ें मैंने नहीं बताई थी कि उनकी हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और एक चीज़ उसमें मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हमारी इनकम टैक्स में यूज में आती हैं, वो टर्म्स भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक आप इसको देखिएगा, समझिएगा एक बार और, उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ।